मैं बहुत देर से बिस्तर पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज मुझे खुशी के कारण नींद ही नहीं आ रही थी। आखिर वजह ही ऐसी थी कि मैं करती भी तो क्या। थोड़ी ही देर में मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो सोचा क्यों ना कुछ देर ठंडी हवा खा ली जाए, जिससे मन का सुकून और ज्यादा दुगना हो जाएगा। इसीलिए मैं बाहर लॉन की तरफ निकल गई। बाहर सच में बहुत अच्छी हवा चल रही थी, जो दिल को सुकून से भर रही थी। अपनी खुशी के बारे में सोच सोच कर मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। फिर जब मुझे काफी देर हो गई, तो मैंने सोचा कि अब चलकर मुझे सोना चाहिए, क्योंकि सुबह उठकर कुछ तैयारियों को भी देखना है। और फिर अगर पापा ने मुझे इतनी रात को अकेले यहाँ बाहर टहलते हुए देखा, तो हो सकता है कि वह भी परेशान हो जाएं। इसीलिए मैं अपने कमरे की तरफ वापस जाने लगी। मैं अपनी ही मनमौजी में चलती हुई कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने किसी को देखा, जिससे मेरे कदम वापस पीछे की तरफ आए। और मैं सोचने लगी कि क्या ये मेरा वहम था, या सच में कोई अभी इधर से निकल कर गया। वापस लौटने पर जब मैं यहाँ वहां देखने लगी, तो मुझे वहां कोई भी नजर नहीं आया। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन तभी कुछ अजीब सी आवाज हुई, जिससे मेरे कदम अपनी जगह पर ठिठक गए। ध्यान से सुनने पर वह आवाजें मुझे पापा के कमरे से आती हुई सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि शायद पापा आज अभी भी जाग रहे हैं, इसीलिए मेरे कदम खुद ब खुद पापा के कमरे की तरफ बढ़ गए। लेकिन उसके बाद मैंने अंदर का जो नजारा देखा, उससे तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। अंदर मैंने पापा और मौसी को एक साथ देखा। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह ना जाने कितने बेताब हों, न जाने कब के तरसे हुए। उन्होंने सारी हदों को पार कर दिया था, और उन्हें मैंने जिस तरह से देखा था, उससे तो मेरे हाथ पैर ही जम गए थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी मौसी और मेरे पापा कभी इस तरह का कोई काम भी कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे वह सब नहीं देखना चाहिए था, लेकिन जब अचानक से मैंने ये सब देखा, तो उससे मेरे शरीर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से जैसे सुन्न हो चुका था। मुझे वहां से चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान ही निकल चुकी हो, और इसीलिए मैं उस जगह पर पूरी तरह से खड़े खड़े जाम हो गई थी। मुझसे अपने हाथ पैर हिलाए भी नहीं जा रहे थे, और मैं पल के झपकाना भी भूल चुकी थी। अचानक ही मुझे पसीना आने लगा था, लेकिन उधर अंदर जो तूफान आया था, वह जोरों पर था। उन लोगों को तो इस बात की खबर तक नहीं थी कि कोई है जो उनकी सारी इन चीजों को देख रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस वक्त मैं अपने अंदर के एक बहुत ही गहरे दर्द को महसूस कर रही थी। वह दर्द जो एक विश्वास के टूटने का होता है, वह दर्द जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो कि क्या कोई आपका अपना ऐसा भी कर सकता है। उन दोनों की उस तरह की आवाजें मेरे कानों में बुरी तरह से चुभ रही थी। मेरे लिए अब बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसीलिए मैं जैसे तैसे खुद को खींचकर अपने कमरे तक लाई। मैंने दरवाजे को अच्छे से बंद कर लिया और जोर जोर से रोने लगी। काफी देर रोने के बाद जब मेरा दिल थोड़ा सा हल्का हुआ, तो मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे फिलहाल इन सब चीजों से अपना दिमाग हटाना चाहिए। जब सुबह हुई, तो पूरे घर में तैयारी हो रही थी। रात की बात को लेकर मेरा मन बहुत ज्यादा अपसेट था, लेकिन मैं करती भी तो क्या। खुद को समझाने के बावजूद भी मैं उस बात को भूल नहीं पा रही थी। मौसी तुरंत ही मेरे पास आई और मुझे गले लगाकर बधाई देने लगी। दरअसल आज मेरा जन्मदिन है। मैंने बड़े ही बेमन से उन्हें गले लगाया। उसके बाद पापा मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए। उनके उस दिए हुए गिफ्ट को लेकर भी मैंने कोई खास रुचि नहीं दिखाई, जिसे देखकर वह मुझसे कहने लगे कि क्या हुआ अंजलि बेटा, क्या तुम्हारी आज तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उनसे कहा कि नहीं, बस मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है। इस बात पर वह लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तुरंत ही मेरे लिए दवा का इंतजाम किया गया। पापा ने कहा कि अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो बताओ, मैं अभी डॉक्टर अंकल को फोन करके यही बुला लेता हूँ। मैंने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। ये दवा खाने के बाद मुझे जल्दी ही आराम मिल जाएगा। नाना जी भी तैयार होकर आ चुके थे। थोड़ी ही देर में मुझे अपनी दोनों कंपनीज में मिठाई बांटने के लिए जाना था, इसीलिए मैं अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। मेरा नाम अंजलि खन्ना है। मेरी माँ का देहांत जब मैं बहुत छोटी थी उसी वक्त हो गया था। तब से मैं अपने पिताजी और नाना जी के साथ ही उनके घर में रहती हूँ। मेरे नाना जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन अब उनकी काफी उम्र हो गई है, तो बस इसी वजह से उनके बिजनेस को अब मेरे पिताजी संभाल रहे हैं। मेरी मौसी ने मेरी परवरिश करने की खातिर कभी भी शादी नहीं की। सभी लोग मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मैं आज के दिन को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, बल्कि मैं इसलिए खुश थी क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से एक लड़के से प्यार करती हूँ, और आज के दिन मैं उस लड़के को अपने घर वालों से मिलाने वाली थी, ताकि हम दोनों जल्द से जल्द शादी के बंधन में बंध जाएं। लेकिन कल रात मैंने जो कुछ भी देखा, उससे मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पापा और मेरी मौसी इस तरह का कोई काम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने खुद को बहुत समझाया। इस दुनिया में हर किसी की अपनी एक निजी जिंदगी भी होती है। हर इंसान की अपनी कुछ चाहती भी होती हैं, जैसे कि मेरी अपनी चाहत है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ अपना जीवन बिताऊं। इसी तरह से पापा भी बहुत सालों से अकेले हैं, और मौसी भी। तो हो सकता है शायद अपनी कुछ इच्छाओं के चलते वह लोग ये सब कर रहे हों। बस यही सब सोचकर मैंने खुद को जैसे तैसे समझा लिया।
लेकिन फिर भी जब भी मेरे मन में अपनी माँ को लेकर ख्याल आता तो मुझे बहुत बुरा लगता। लेकिन इसमें कुछ बहुत बड़ा गलत भी नहीं था, क्योंकि मेरी माँ तो पिताजी को छोड़कर सालों पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। और फिर मेरी मौसी ने भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा त्याग किया था। उन्होंने मेरी परवरिश की खातिर शादी नहीं की, वरना अगर वह चाहती तो शादी करके अपना खुद का घर बसा सकती थी और आज उनके भी बच्चे मेरे जितने ही बड़े होते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए मुझे भी उनके एहसान को समझना चाहिए और इस तरह की कोई भी गलत चीज नहीं सोचनी चाहिए। यही सब सोचते सोचते मैं तैयार हुई और खुद को समझाया कि मैं किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। उसके बाद मैं नाना जी के साथ अपनी दोनों कंपनियों में गई और वहां पर सभी को मिठाइयां बांटी। शाम को मेरे घर में एक बहुत बड़ी पार्टी दी गई थी, जिसमें न जाने कितने ही लोग शामिल थे। मैं जिस इंसान से प्यार करती थी उसे भी मैंने उस पार्टी में बुलाया था। केक काटने के बाद जब सब कुछ अच्छे से निपट गया तो मैंने पापा से कहा कि आज मैं आपसे एक स्पेशल गिफ्ट मांगना चाहती हूँ। इस पर पापा ने कहा कि हाँ बेटा, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वह दूंगा। मैंने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ। इस बात पर घर में हर कोई हैरान रह गया। उसके बाद मैंने पापा को अपने प्यार यानी कि राहुल से मिलवाया। मैंने पापा को और अपने बाकी के घर वालों को राहुल के बारे में सब कुछ बताया कि वह मुझे कॉलेज टाइम में मिला था। पहले हमारी दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। राहुल का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वह अनाथ है। ये सुनकर पापा को गहरा धक्का लगा। उन्होंने उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने वक्त की नजाकत को देखते हुए राहुल को उस वक्त उसके घर वापस भेज दिया। लेकिन राहुल के जाने के बाद पापा बहुत गुस्सा होने लगे। वह कहने लगे कि मैंने तुम्हारी शादी को लेकर न जाने कितने सपने सजा रखे हैं। मैंने सोचा था कि जब तुम 21 साल की हो जाओगी तो उसके बाद मैंने जो भी अच्छे लड़के पसंद कर रखे थे उनमें से किसी एक को तुमसे चुनने के लिए कहूंगा। लेकिन तुमने तो खुद से ही पहले ही अपना जीवन साथी चुन रखा है। मैंने कहा तो बताइए पापा, इसमें मैंने आखिर गलत क्या किया? मैं राहुल को पसंद करती हूँ। पापा कहने लगे कि तुमने कुछ गलत तो नहीं किया, लेकिन तुमने जिसे पसंद किया है वह हमारी हैसियत का नहीं है। कहाँ तुम और कहाँ वो। मैंने उनसे कहा कि प्यार ऊंच नीच नहीं देखता है। मैं राहुल के साथ खुशहाल महसूस करती हूँ, बाकी वह हमारे स्टैंडर्ड का है या नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पापा कहने लगे कि पर मुझे पड़ता है। मुझे समाज में कई लोगों से मिलना पड़ता है। मुझे सबको जवाब देना होगा कि आखिर मेरा होने वाला दामाद कौन है। मैंने पापा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़े हुए थे। इस समय मौसी ने मेरा साथ दिया। मौसी ने कहा कि जब अंजलि की खुशी उस लड़के के साथ ही है तो हमें भी उसकी पसंद को दिल से स्वीकार करना चाहिए। मौसी के मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे लगा था कि शायद वह पापा का ही साथ देंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। जब मौसी ने मेरा साथ दिया तो नाना जी ने भी मेरे पक्ष में ही पापा से बात की उस वक्त। लेकिन पापा ने फिर कुछ भी नहीं कहा और वह खामोश होकर वापस अपने कमरे में चले गए। इस सब से मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। मुझे लगा कि कहीं अगर पापा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर आगे क्या होगा। मुझे घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए मैं उस जगह पर चली गई जहां मैं हमेशा तब जाती हूँ जब मेरा मन हद से ज्यादा उदास होता है, और वह जगह और कोई नहीं मेरी माँ की समाधि है। मैं हमेशा ही वहां पर अकेले ही जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे और मेरी माँ के बीच में वहां कोई भी हो। माँ की समाधि पर बैठकर मैं बहुत देर तक रोती रही और उनसे अपने दिल की बात कहती रही। मैंने उनसे कहा कि आप ही पापा को समझाएं कि मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ राहुल के साथ है और किसी के साथ भी नहीं। मुझे रुपए पैसे नहीं चाहिए, बल्कि सुकून चाहिए। वह मुझे राहुल के साथ ही मिलता है। काफी देर अपना दिल हल्का करने के बाद मैंने देखा कि रात काफी हो गई थी, इसलिए सोचा कि अब मुझे घर चलना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि घर वाले परेशान हो जाएं। वैसे भी पापा मुझे जल्दी कहीं भी अकेले जाने नहीं देते। मैं जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़ी कि तभी अचानक से 4 लड़कों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घेर लिया और वह मेरे साथ पहले तो बदतमीजी करने लगे। मैंने उन्हें वार्निंग दी कि वह मुझसे दूर रहें, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं थे। उसके बाद वह मुझे उठाकर अपनी गाड़ी में डालने लगे। मैं बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था जो मेरी बात सुनता। लेकिन मैं भी उनके आगे झुकने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने उनका बराबर का मुकाबला किया। और जब उन्होंने देखा कि वह मुझे अपने साथ ले जाने में नाकाम हो रहे हैं तो उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। ये देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई कि ये लोग आखिर मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं। मैंने उनसे बहुत बार पूछा कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, पर वह तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे आज खत्म कर देने के इरादे से ही यहाँ आए हैं। उनमें से एक आदमी जैसे ही मेरे ऊपर चाकू से वार करने वाला था कि तभी मैंने अपनी एक लात खींचकर उसके पेट पर दे मारी और वह बाकी के तीनों के ऊपर जाकर गिरा। बस इतनी ही देर में मैं फुर्ती से अपनी गाड़ी तक पहुंची और तुरंत ही ड्राइव करके स्पीड में गाड़ी दौड़ा दी। जब मैं अपने घर पहुंची तो बुरी तरह से हाँफ रही थी। मैं उस वक्त पसीने में तरबतर घबराई हुई थी, पर मैंने तुरंत ही अपनी हालत को ठीक किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर में किसी को भी इस सब के बारे में पता चले कि मेरे साथ आज क्या हुआ। वरना एक तो पहले ही ये लोग मुझे कहीं अकेले आने जाने नहीं देते, इस सब के बाद तो मुझ पर और भी ज्यादा पाबंदियां पड़ जाती।
इसीलिए मैं दबे पांव चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई। फ्रेश होने के बाद कुछ देर मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर सोचने लगी कि आखिर आज जो भी कुछ मेरे साथ हुआ वह क्यों हुआ और वह लोग कौन थे। मैं अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी मैंने खिड़की से सामने का जो नजारा देखा उससे मेरे होश उड़ चुके थे। सामने मेन गेट पर मैंने मौसी को खड़े हुए देखा और मौसी जिस इंसान के साथ खड़ी थी उससे तो मेरे दिमाग की नसें सुन्न सी हो रही थी, क्योंकि उनके साथ खड़ा हुआ आदमी और कोई नहीं वही था जो मुझ पर चाकू से वार कर रहा था। मौसी उसे कई सारे नोटों की मोटी मोटी गड्डियां पकड़ा रही थी और वह उन पैसों को लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। और मौसी इधर उधर चौकन्नी होकर देख रही थी कि कहीं उन्हें किसी ने देखा तो नहीं, और फिर वह भी दबे पांव वापस घर के अंदर आ गई। आखिर ये सब क्या हो रहा था, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसका मतलब मुझ पर आज जो हमला हुआ वो बिना किसी मकसद के नहीं हुआ था और मुझ पर हमला करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा अपना मेरी मौसी ही थी। लेकिन आखिर क्यों, वह मुझे क्यों मरवाना चाहती हैं? मैं सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मौसी को पता चल गया हो कि मैंने उन्हें और पापा को एक साथ देख लिया है और बस इसी वजह से वह मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। शायद उन्हें लग रहा हो कि मैं उनके और पापा के रिश्ते को आगे नहीं चलने दूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जिस वक्त मैं उन दोनों को देख रही थी मुझे तो एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उनमें से किसी ने भी मुझे देखा। और फिर आज जब मैंने अपनी शादी की बात की तो मौसी ने तो मेरा पूरा पूरा साथ भी दिया था। अब तो मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल थे जिससे मैं पागल हुई जा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं मौसी के किस रूप पर विश्वास करूं। लेकिन अभी जो मैंने कुछ देर पहले देखा उसको भी मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उससे साफ जाहिर हो चुका था कि मौसी मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं। अब मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मेरे दिल में उनके लिए धीरे धीरे नफरत पैदा होने लगी थी। मैंने सोचा कि अब क्या मैं इस बारे में पापा से बात करूं, पर मुझे फिर ऐसा लगा कि लेकिन जिस तरह से मेरे लिए इस बात को हजम कर पाना मुश्किल है, ठीक उसी तरह से घर के बाकी लोगों का भी इस पर विश्वास करना नामुमकिन के बराबर है कि मौसी मुझे खत्म करवाना चाहती हैं। जबकि अभी तक तो उन्होंने ही मेरी परवरिश की है और मुझे बहुत अच्छे से पाला था, और फिर उनका मुझे खत्म करने के पीछे क्या मकसद था जब मुझे वही नहीं पता तो फिर मैं किसी से क्या कहूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मुझे उनके मकसद के बारे में पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं किसी से कुछ कहूंगी। अगले दिन पापा ने मुझे और बाकी के घर वालों को हॉल में बुलाया। मैं समझ तो रही थी कि वह शायद मेरी शादी को लेकर जो भी जरूरी बात है वह करने वाले हैं। मैं जब पापा के सामने पहुंची तो बुरी तरह से घबराई हुई थी कि ना जाने वह कौन सा फैसला सुनाएंगे। पापा ने मुझसे कहा कि उन्हें मेरा और राहुल का रिश्ता मंजूर है। उनकी ये बात सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ी, लेकिन तभी उन्होंने कहा कि लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त की बात सुनकर मेरी खुशी थोड़ी सी धुंधली हुई। मैंने उनसे पूछा कि आखिर आपकी क्या शर्त है। इस पर पापा ने कहा कि राहुल को शादी के बाद इस घर में ही रहना पड़ेगा, घर जमाई बनकर, और मेरे बाद इस बिजनेस की बागडोर तुम्हें और राहुल दोनों को मिलकर संभालनी पड़ेगी। पापा की इस शर्त से मुझे कोई भी ऐतराज नहीं था, इसलिए मैं बहुत खुश हो गई। उसके बाद मैं उसी दिन राहुल के घर गई और उसे पापा की शर्त के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन ये सब सुनकर राहुल नाराज होने लगा। वह कहने लगा कि मैं तुम्हारे घर में घर जमाई बनकर नहीं रह सकता, इससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। मैंने राहुल से कहा कि जैसे तैसे मैंने अपने पापा को इस रिश्ते के लिए तैयार किया है और तुम बिना फालतू की बात करके क्यों मुसीबतें बढ़ा रहे हो। अगर तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में होते तो मैं तुमसे खुद इस शर्त को मानने के लिए नहीं कहती, लेकिन तुम्हारा मेरे सिवा कोई भी नहीं है, तो आखिर इस बात में बुराई ही क्या है। इसमें तो मेरी भी खुशी शामिल है। तुम भी मेरे पास रहोगे और मुझे अपने पापा और बाकी के घर वालों से अलग भी नहीं होना पड़ेगा। राहुल कहने लगा, लेकिन तुम समझती क्यों नहीं हो। वह कहने लगा कि मैं तुम्हारे बिजनेस को नहीं संभाल सकता, वरना हर कोई यही कहेगा कि मैंने पैसे के लालच में आकर तुमसे शादी की है। मैंने कहा कि अगर तुम मेरे बिजनेस को नहीं भी संभालते तो भी मुझसे शादी करने के बाद मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो होता, तो क्या तब सब लोग ये नहीं कहते। और अगर तुम्हारा सोचना ऐसा ही था तो फिर तुमने मुझसे प्यार ही क्यों किया। क्या इसमें मेरी गलती है कि मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे कड़वे बोल सुनकर राहुल का चेहरा उतर गया। फिर मैंने उसे समझाते हुए कहा कि देखो तुम परेशान मत हो, अभी तुम जैसे किसी दूसरे के यहाँ पर काम करोगे तुम बिल्कुल ऐसे ही समझ लेना कि मेरी कंपनी में काम कर रहे हो और तुम्हें उसकी सैलरी मिल रही है, बस। फिर मैंने जैसे तैसे राहुल को भी मना लिया और हमारी शादी की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। मेरे घर वाले भी मेरी शादी से खुश थे और राहुल भी खुशी खुशी सारी शर्तों के साथ मुझसे शादी करने को मान चुका था। लेकिन बस अगर कोई टेंशन की बात थी तो वह सिर्फ मौसी को लेकर ही थी। मुझे अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि मौसी ने मुझ पर वह जानलेवा हमला क्यों करवाया था। आखिर उन्हें मुझे खत्म करवा कर क्या मिलने वाला था। मैंने अब तक इस बारे में राहुल को भी कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरे घर वालों के बारे में कुछ भी गलत सोचे, क्योंकि अब तक तो मैंने उसे यही बताया था कि मेरा परिवार मुझे बहुत चाहता है और मेरे परिवार ने मेरी खातिर बहुत सारे त्याग किए हैं।
खैर, मेरी और राहुल की शादी धूमधाम से हो गई और हम दोनों हनीमून पर विदेश घूमकर वापस भी आ गए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं घर में रहकर बोर हो जाती थी, इसीलिए मैंने पापा के आगे इच्छा जाहिर की कि मैं भी कंपनी को संभालना चाहती हूँ। लेकिन पापा ने मुझे ये कहकर मना कर दिया कि मैं इन सब चक्करों में ना पड़ूं और आराम से अपनी जिंदगी जीऊं और अपने शौकों को पूरा करूं। पर मेरे बहुत ज्यादा जिद करने पर पापा ने कहा कि तुम महीने में एक दिन कंपनी का चक्कर लगा आया करना, बस इतना ही तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची इन सब झंझटों में पड़े। पापा का प्यार देखकर कभी कभी मैं यही सोचती कि मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ जो मुझे इतना चाहने वाले पापा मिले हैं। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी। मुझे महीने वाली दिक्कत थी, तो इस वजह से मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा था। उस दिन राहुल मेरे लिए हल्दी वाला दूध बनाकर लाया और मुझसे बोला कि तुम इसे पी लो, इससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। मैं ऑफिस का कुछ काम करने के लिए स्टडी रूम में जा रहा हूँ। मैंने मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहा और फिर वह वहां से चला गया। उसके जाते ही मौसी मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि अंजलि, इस दूध को हरगिज भी मत पीना। मौसी की इस बात से मैं हैरान रह गई थी। मैंने उनसे कहा, क्यों, मैं इस दूध को क्यों ना पीऊं? तो मौसी कहने लगी, क्योंकि इस दूध में जहर मिला हुआ है। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं बुरी तरह से हैरान रह गई और नाराज भी होने लगी कि आप आखिर कहना क्या चाहती हैं कि मेरे पति ने मुझे जहर पीने के लिए दिया है? तो मौसी कहने लगी कि हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा ही है, इसीलिए इस दूध को मत पीना और मैं अभी जा रही हूँ, वरना मुझे अगर यहाँ किसी ने देख लिया तो शक हो जाएगा। इतना कहकर मौसी वापस मेरे कमरे से चली गई। अब तो मुझे मौसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि मैं अभी के अभी उनसे जाकर कहूँ कि मुझे मेरे पति ने नहीं बल्कि आप मारना चाह रही हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे आपकी हकीकत नहीं पता? मैं अच्छे से समझ गई थी कि वह मुझे मेरे पति के खिलाफ भड़काना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैं उनकी पूरी हकीकत जान चुकी हूँ। मैंने उस दूध के गिलास को उठाया, लेकिन न जाने क्यों मेरी उस दूध को पीने की अब हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मुझे लगा कि इस बात की परख मुझे खुद से ही करनी चाहिए, इसीलिए मैंने उस दूध को मेरे घर में जो बिल्ली पली हुई थी उसे पीने के लिए दिया और सच में मेरे उस वक्त होश उड़ गए जब उस दूध की 2 घूंट पीते ही वह बिल्ली वहीं खत्म हो गई। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि मौसी ने जो कुछ भी कहा वह सच था। तो क्या इसका मतलब मेरा पति भी मेरी जान लेना चाहता था? अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने तुरंत ही उस बिल्ली को वहां से हटाया और सब कुछ ऐसा कर दिया जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। पर मैं बुरी तरह से घबराई हुई थी। मुझे अपनी प्यारी बिल्ली को खो देने का दुख भी हो रहा था। उसने मेरे जीवन का मोल चुकाया था। मैं सोचने लगी कि आखिर राहुल मुझे क्यों मारना चाहेगा, जबकि मारना तो मुझे मौसी चाहती है। लेकिन अगर मौसी मुझे खत्म करना चाहती थी तो फिर उन्होंने मुझे क्यों बताया कि दूध में जहर मिला हुआ है? लेकिन जब मैंने शांत दिमाग से सोचा तो मुझे लगा कि शायद मौसी मेरे और राहुल के रिश्ते को खराब करना चाहती हैं। इसीलिए हो सकता है उन्होंने ये चाल चली हो कि जब राहुल मेरे लिए दूध बनाकर तैयार कर रहा था तो उन्होंने चुपके से उस दूध में जहर मिला दिया, ताकि मुझे ये लगे कि वह दूध तो राहुल लेकर आया है, जबकि जहर उसने मौसी ने मिलाया होगा और खुद मेरे सामने से आकर मुझे ये कह दिया कि वह जहर वाला दूध मेरे लिए राहुल लेकर आया है, जिससे कि मैं मौसी को अपना शुभचिंतक समझूं और राहुल से अपना रिश्ता खत्म कर लूं। कुछ देर के बाद मौसी वापस मेरे कमरे में आई और मेरे माथे को चूमते हुए बोली, मेरी बच्ची ठीक तो है ना? मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही थी। शुक्र है कि तूने मेरी बात मानते हुए उस दूध को नहीं पिया, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। वह तो सही रहा कि मैंने सही मौके पर राहुल को ये सब करते हुए देख लिया। मेरी बात मान, आज के बाद कभी भी राहुल की बात पर भरोसा मत करना। मैंने मौसी को तुरंत ही धक्का दिया। मैंने उनसे कहा कि आपको क्या लगता है कि आप मेरे सामने ये ड्रामा करेंगी और मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी? मेरी इस हरकत से मौसी बुरी तरह से हैरान रह गई। मैंने कहा, मुझे इस तरह से देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो काली हकीकत है वह मैं अच्छे से जानती हूँ। आपको लग रहा है कि आप मुझे मेरे पति के खिलाफ भड़काकर उससे अलग करवा देंगी, जबकि आपका ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि मुझे मेरा पति नहीं बल्कि आप मारना चाहती हैं। उस दूध में जहर भी आपने ही मिलाया था। इस पर मौसी कहने लगी कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं सपने में भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैंने तुम्हें बचपन से माँ बनकर पाला है। तुम्हारी जान मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। मैंने उनसे कहा कि बंद करिए अपना ये झूठा ढोंग। मेरे जन्मदिन के दिन भी आपने अपने गुंडों को भेजकर मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। वह तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस दिन बच गई। इस पर मौसी मुझे ताज्जुब से देखने लगी। मैंने कहा, हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने खुद आपको उन गुंडों को पैसे देते हुए देखा था। इस पर मौसी कहने लगी कि हाँ, मैंने उन गुंडों को पैसे दिए थे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैंने उन गुंडों को पैसे किस लिए दिए थे? मैंने उनसे कहा कि अब एक और झूठ मैं आपके मुंह से बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए अभी के अभी इस कमरे से चली जाइए।
क्योंकि मैंने अभी तक घर में किसी को भी आपके इस घटिया हरकत के बारे में नहीं बताया है। लेकिन अगर मेरे सब्र का बांध टूटा और घर में किसी को भी बता दिया तो अभी के अभी आपको इस घर से भी निकाल दिया जाएगा। मैं आपके मुझ पर किए गए एहसानों को याद करके ही आपको बख्श रही हूँ, वरना अब तक तो कब का आपको पुलिस के हवाले करवा देती। मौसी मुझे बार बार कहती रही कि अंजलि पहले तुम मेरी बात तो सुन लो, लेकिन उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि जी कर रहा था कि मैं उनकी जान ही ले लूं। इसीलिए मैंने उन्हें धक्के मारकर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और चुपचाप लेट गई। अगले दिन राहुल ऑफिस से जल्दबाजी में घर वापस लौटा और मुझसे कहने लगा, अंजलि इन कागजों पर तुम्हारे साइन होने बहुत जरूरी हैं। मैंने उससे कहा कि आखिर ये कौन से कागज हैं? वह कहने लगा कि दरअसल हम लोग एक नई फैक्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं जो तुम्हारे नाम से ही ली जा रही है, बस इसीलिए तुम्हारे कुछ सिग्नेचर चाहिए। मैंने कहा ठीक है, लाओ मैं साइन कर देती हूँ। मैं जैसे ही साइन करने वाली थी कि तभी मेरी नौकरानी मेरे लिए चाय लेकर आई। मैंने उससे कहा कि इसे यहाँ टेबल पर रख दो, पर उसने न जाने कैसे मेरे हाथ और उन कागजों पर ही उस चाय को गिरा दिया, जिससे मेरा हाथ जल गया। मैंने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई और राहुल ने तो उसे खींचकर थप्पड़ भी मार दिया। उसने अपने किए की माफी मांगी और वापस कमरे से बाहर चली गई। राहुल बुरी तरह से भड़का हुआ था। वह उस नौकरानी को बहुत बुरी बुरी सुना रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम शांत हो जाओ, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं हो गई है, मेरा हाथ इतना ज्यादा नहीं जला है, बस थोड़ी बहुत ही दिक्कत हो रही है। मैंने कहा कि इन कागजों को दोबारा तैयार करवा कर कल लिए आना, मैं कल इन पर साइन कर दूंगी। इसके बाद राहुल वहां से चला गया। मैं अपने हाथ पर बर्नॉल लगाने के लिए किचन की तरफ गई, क्योंकि मेडिकल किट वहीं पर रखी रहती थी। मैं जैसे ही किचन की तरफ जा रही थी तभी मैंने मौसी को उसी नौकरानी को कुछ पैसे देते हुए और ये कहते सुना कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने बिल्कुल सही समय पर अंजलि के हाथ पर चाय गिराई, अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो ना जाने क्या हो जाता। ये सब देखकर तो मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर था। मौसी की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चाह क्या रही हैं। मुझसे रहा नहीं गया और मैं गुस्से में तिलमिलाती हुई दांत पीसती हुई उनके पास पहुंची और उन्हें घसीटकर सामने के स्टोर रूम में ले गई। मैंने उनसे कहा कि आपने अभी जो कुछ भी कहा है उसे मैंने सुन लिया, आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको इस सब से क्या मिल रहा है? क्या आपको ये जायदाद चाहिए? बताइए, आपको कितना पैसा चाहिए? मैं आपको अभी के अभी आपको आपका हिस्सा दे दूंगी, लेकिन इसके बाद आप हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से निकल जाइएगा। आप मुझे चैन से जीने नहीं देंगी। इस पर मौसी कहने लगी कि अंजलि तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने कहा कि आपको क्या मैं दिमाग से पैदल लगती हूँ? आप मुझे आंखों देखी मक्खी निगलने की बात कर रही हैं। अभी मैंने अपनी आंखों से आपको उस नौकरानी को पैसे देते देखा और ये कहते भी सुना कि ये सब आपने ही करवाया था। मुझे नुकसान पहुंचाकर आखिर आपको क्या मजा मिल रहा है? मौसी बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी। वह कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अपना दुश्मन समझ रही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी सच्चाई नहीं पता है। उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं और ज्यादा बौखला गई। मैंने कहा सच्चाई सच्चाई, आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई है जो मैं नहीं जानती? इस पर मौसी ने कहा ठीक है, मुझे लगता है कि आज वह वक्त आ चुका है जब मुझे आज तुझे सब कुछ सच सच बताना ही होगा, लेकिन तुझे बहुत ही इत्मीनान से और हिम्मत से मेरी पूरी बात सुननी होगी, क्योंकि अब मैं तुझे जो कुछ भी बताने जा रही हूँ उसे सुनने के बाद तेरे पैरों तले की जमीन ही खिसक जाएगी। इसके बाद सच में मौसी ने मुझे जो कुछ भी बताया उससे तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये दुनिया इतनी बड़ी ढोंगी और पाखंडी है। मौसी ने कहा कि जिन्हें मैं अपना पिता समझ रही हूँ दरअसल वह मेरे सगे पिता नहीं है बल्कि सौतेले पिता हैं, और जिसे मैं अपना नाना समझ रही हूँ वह भी मेरे नाना नहीं है और ना ही मेरी मौसी मेरी सगी मौसी है। मुझे उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। इस पर उन्होंने स्टोर रूम में रखा हुआ एक बक्सा खोला और उसमें से एक तस्वीर निकालकर मुझे दिखाते हुए कहा कि इस तस्वीर को देख रही हो, असल में ये तुम्हारे असली नाना जी की तस्वीर है। तुम्हारी माँ तुम्हारे नाना जी की इकलौती संतान थी और इस पूरी जायदाद की अकेली मालकिन भी। तुम्हारी माँ ने अपनी पसंद से शादी की थी, जिससे तुम्हारे नाना जी बहुत ज्यादा दुखी रहते थे, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के आगे वह झुक गए और उन्होंने तुम्हारी माँ की शादी तुम्हारे पिता से करवा दी। जबकि दूसरी तरफ तुम्हारे नाना जी के जो दोस्त थे वह तुम्हारी पूरी जायदाद पर नजर गड़ाए हुए बैठे थे। उन्होंने पहले से ही ये योजना बना रखी थी कि वह अपने बेटे की शादी तुम्हारी माँ से करवा देंगे और इस पूरी जायदाद पर अकेले राज करेंगे, लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी पसंद से शादी करके उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसीलिए भले ही तुम्हारे नाना जी ने तुम्हारे माता पिता की शादी को स्वीकार कर लिया था, पर दूसरी तरफ वह लोग तुम्हारे नाना को तुम्हारे पिता के खिलाफ भड़काते ही रहते थे कि वह किसी भी तरह से तुम्हारे परिवार के काबिल नहीं है। उन्हें लगा कि ऐसा करने से एक दिन तुम्हारे नाना तुम्हारे माता पिता का तलाक करवा देंगे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, जिससे उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिससे तुम्हारा पूरा घर बर्बाद हो गया। उन लोगों ने तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट करवा दिया जिसमें उनकी मौत हो गई। उसके बाद तुम्हारी माँ की हालत पागलों के जैसी हो चुकी थी। उस वक्त तुम सिर्फ 2 महीने की ही थी और ऐसे में वह तुम्हें संभाल नहीं पा रही थी।
कुछ समय जब बीता तो तुम्हारे नाना के दोस्त ने उन्हें ये सुझाव दिया कि वह अपने बेटे की शादी तुम्हारी माँ के साथ करना चाहते हैं। उस वक्त तुम्हारे नाना जी को यही लगा कि उनका दोस्त उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहा है और वह तुरंत ही इस शादी के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस शादी के पीछे उनकी कितनी बड़ी साजिश थी। और फिर कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारे नाना जी के उस दोस्त ने अपने बेटे की शादी तुम्हारी माँ से करवा दी। वह बेटा और कोई नहीं बल्कि वही था जिसे आज तुम अपना असली पिता समझती हो। और तुम्हारे नाना का वह दोस्त भी और कोई नहीं बल्कि वही है जिसे आज तुम अपना असली नाना समझती हो। मैं उस वक्त तुम्हारे सौतेले पिता की महबूबा थी। मुझे जब उनकी शादी के बारे में पता चला तो मैंने विरोध किया, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे भी अपनी बातों में फंसा लिया। वह कहने लगा कि ये शादी तो सिर्फ एक दिखावे के लिए है ताकि सारा पैसा उसके नाम पर हो जाए। उसने मुझे आश्वासन दिया कि एक बार उसके नाम पर जैसे ही जायदाद आएगी वह तुम्हारी माँ से छुटकारा पा लेगा और फिर मुझसे शादी कर लेगा। मैंने भी उसकी बात का यकीन कर लिया और तुम्हारी केयर टेकर के तौर पर तुम्हारे नाना के यहाँ पर नौकरी करने लगी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारे उस सौतेले पिता ने तुम्हारी माँ को ऐसी दवाइयां देना शुरू कर दिया जिससे उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से खराब हो गया। और फिर एक दिन उन्होंने एक झूठा नाटक रचा जिसमें यह दिखाया कि तुम्हारी माँ की मौत भी एक एक्सीडेंट में हो गई है। तुम्हारी माँ की मौत की खबर सुनकर तुम्हारे नाना जी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराया गया। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा तुम्हारा सौतेला पिता चाहता था। लेकिन यहीं पर एक गड़बड़ हो गई। तुम्हारे नाना ने मरने के कुछ दिन पहले ही सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर दी थी। साथ में उसमें यह भी लिख दिया कि तुम्हारी शादी होने के बाद आधी जायदाद तुम्हारे पति की और आधी तुम्हारी हो जाएगी। और अगर 21 वर्ष से पहले तुम्हारी भी मृत्यु चाहे प्राकृतिक तौर पर या किसी दुर्घटनावश हो जाती है तो सारी जायदाद अनाथालय में दे दी जाएगी। इसके बाद तुम्हारे नाना भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। जब ये सारी बातें तुम्हारे सौतेले पिता को पता चली तो उसकी सारी योजना धरी की धरी ही रह गई और वह बुरी तरह से बौखला गया। उसे तो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसने तो सोचा था कि उसके सारे पत्ते बिल्कुल सही जगह पड़े हैं और अब उसके हाथ में पूरी जायदाद आने वाली है। और एक बार जैसे ही वह पूरे पैसे पर कब्जा करता तुमसे भी छुटकारा पा लेता। लेकिन अब जबकि सब कुछ तुम्हारे नाम पर था और फिर उसमें ऐसी शर्त भी थी तो वह तुमसे भी छुटकारा नहीं पा सकता था। इसलिए उसके सामने सिवाय तुम्हें पालने के और कोई चारा नहीं बचा था। इसीलिए उसने एक अच्छे पिता का नकाब अपने चेहरे पर ओढ़ लिया और तुम्हें इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि वह तुम्हारा सौतेला पिता है और अपने पिता को तुम्हारी माँ का पिता बता दिया और मुझे तुम्हारी सगी मौसी, ताकि इधर मैं तुम्हारी देखभाल भी करती रहूं और उसकी ख्वाहिशों को भी समय समय पर पूरा करती रहूं। उस दिन तुमने मुझे उन गुंडों को पैसे देते हुए देखा तो तुम्हें लगा कि मैंने ही उन्हें तुम्हें मारने के लिए भेजा था, जबकि उन्हें मारने के लिए तो तुम्हारे पिता ने भेजा था। मैंने तो उन्हें इसलिए पैसे दिए थे ताकि वह तुम्हें कुछ भी ना करें बल्कि तुम्हें भागने का मौका दें और इस तरह से दिखावा करें कि उन्होंने कोशिश तो बहुत की लेकिन वह तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए ताकि तुम्हारे पिता को शक ना हो। मैंने मौसी से कहा कि आप झूठ बोल रही हैं। अपने पाप को छुपाने की खातिर आप ना जाने कौन सी मनगढ़ंत कहानियां बना रही हैं ताकि खुद को मेरी नजर में अच्छा साबित कर सके। मान लीजिए मैं एक बार आपकी इस बात को मान लूं कि मेरे पिता मेरे नाना झूठे हैं, लेकिन क्या मेरा पति भी झूठा है? और जब मैंने राहुल से शादी की बात की थी तब खुद आपने मेरा साथ दिया था, जबकि मेरे पिता तो इस शादी के खिलाफ ही थे। इस पर मौसी कहने लगी कि दरअसल उस वक्त मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पिता ने एक नया मोहरा चला है और वह नया प्यादा और कोई नहीं बल्कि राहुल ही था। तुम्हारे कॉलेज में राहुल को तुम्हारे पिता ने जानबूझकर एडमिशन दिलाया और राहुल ने तुमसे अपनी नजदीकियां बढ़ाई ताकि तुम उससे प्यार करने लगो और शादी की बात करो, क्योंकि 21 वर्ष के बाद जो तुमसे शादी करता उसके नाम पर आधी जायदाद अपने आप ही आ जाती। मुझे ये बात तुमसे जब राहुल की शादी हो गई उसके बाद ही पता चली कि राहुल और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे सौतेले पिता की बहन का लड़का है। इसीलिए राहुल ने उस दिन तुम्हें जहर दिया क्योंकि तब तक तुम 21 वर्ष की हो चुकी थी और जो आधी जायदाद तुम्हारे नाम पर है वह भी राहुल के नाम पर आ जाए। तुमने अभी जो कुछ भी देखा उसमें मुझे ही गुनहगार समझ रही हो, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हारे हाथ पर चाय इसलिए गिरवाई थी क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम उन पापियों के मंसूबों को अनजाने में पूरा कर देती। मैंने मौसी से कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं, तो वह कहने लगी दरअसल वह जो कागज राहुल लेकर आया था तुमसे साइन करवाने के लिए वह किसी नई फैक्ट्री को शुरू करने के कागज नहीं थे बल्कि पावर ऑफ अटॉर्नी के कागज थे, जिस पर साइन करते ही सारी जायदाद अपने आप ही राहुल और तुम्हारे पिता के नाम पर ट्रांसफर हो जाती। उस वक्त सामने से आकर मैं तुम्हें नहीं रोक सकती थी, इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं सूझा तो मुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें तकलीफ पहुंचानी पड़ी ताकि तुम एक बहुत बड़े आने वाले तूफान से बच जाओ।
और उन कागजों पर साइन ना कर सको, क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी कि तुम अपने पति पर हद से ज्यादा विश्वास करती हो। इसीलिए एक बार भी उन कागजों को पढ़कर साइन नहीं करोगी, बिना देखे ही उन पर सिग्नेचर कर दोगी और खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगी। तुम्हारा पिता इतना चालाक है कि वह अच्छे से जानता था कि अगर उसने एक बार में ही तुम्हारी शादी की हामी भर दी तो हो सकता है आगे चलकर तुम्हें शक हो। इसीलिए उसने पहले तो इस बात का झूठा नाटक किया कि उसे तुम्हारी शादी से ऐतराज है, और फिर बाद में ऐसी शर्त रख के ये दिखावा किया कि वो तुम्हारा बहुत ज्यादा भला चाहता है और वो मान गया है। और ठीक इसी तरह का नाटक राहुल ने भी किया। उसने भी यही दिखाया कि जैसे उसे तुम्हारी संपत्ति में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो घर जमाई बनकर नहीं रहना चाहता, ताकि तुम उस पर भी शक ना करो। मैंने मौसी से कहा कि आपको शर्म नहीं आती, एक के बाद एक आप कितने झूठ बोलती चली जा रही हैं, लेकिन आपकी जुबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई। आपने मेरे पूरे परिवार को, यहाँ तक कि मेरे पिता को भी झूठा साबित कर दिया, सबको मेरी जान का दुश्मन बता दिया, और खुद को आप मेरा शुभ चिंतक बता रही हैं, जबकि खुद मैंने अपनी आंखों से आपको अपने खिलाफ साजिश करते हुए देखा है। अगर ऐसा कुछ भी होता तो कम से कम अब तक कोई तो मेरी नजर में आता, पर मैंने तो आपके सिवाय किसी को भी मेरे खिलाफ ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखा। मैं वहां से जाने लगी तो मौसी मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोकने लगी, कहने लगी, अंजलि तुम मुझ पर भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ बेटी। मैंने कहा कि अच्छा, आप मुझे प्यार करती हैं या फिर आप मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं, ताकि आप अपने रिश्ते को पापा के साथ आगे बढ़ा सकें और अपनी खुद की औलाद पैदा करके ये सब कुछ उसके नाम पर करवा सके। ये सुनकर मौसी दंग रह गई। मैंने कहा कि आपको शायद नहीं पता, लेकिन मैंने आपको और पापा को एक साथ वह सब करते हुए पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी मैं चुप रही, ये सोचकर कि आपने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं और फिर ये आपकी और पापा की निजी जिंदगी का मामला है, मुझे इसमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप इतनी बड़ी लालची औरत निकलेंगी, जो दौलत की खातिर न सिर्फ रिश्तों को बदनाम कर रही है बल्कि इस हद तक गिर चुकी है। मौसी कहने लगी कि तुम मुझे जो कहना चाहिए कह सकती हो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम पर अपने जीते जी आंच भी नहीं आने दे सकती। मैंने कहा कि अचानक से आपको मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों हो गई? आपने ही तो अभी कहा ना कि आप मेरे सौतेले पिता की महबूबा हैं, तो फिर उन्हें छोड़कर आप मेरा भला क्यों चाहने लगी? इस पर मौसी कहने लगी, क्योंकि अभी तक मैं इतने सालों से इसी वहम में थी कि तुम्हारा पिता अपना मकसद पूरा होने पर मुझे अपनी पत्नी के तौर पर अपनाएगा और वह जिंदगी देगा जो मैं हमेशा से जीना चाहती थी। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि वह एक धोखेबाज है और वह कभी किसी का भी सगा नहीं हो सकता। मैंने उसके साथ कई साल वफादारी निभाई, पर फिर भी वह धोखेबाज मुझे छोड़कर न जाने कितनी औरतों के साथ वह सब करता फिर रहा था, और मुझे लगता था कि वह मुझे सच्चा प्यार करता है, जबकि मैं अंधी थी जो मुझे कभी उसकी सच्चाई दिखाई ही नहीं दी। सच्चा प्यार तो तुमने मुझे किया था, पर तुम्हारे पिता की बातों में आकर मैं तुम्हारे खिलाफ उसका साथ देती रही। पर अब जब उसकी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है तो मैं तुम्हें अब खोना नहीं चाहती, और मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैंने भले तुम्हें जन्म नहीं दिया, पर पाला तो मैंने ही है और तुम मेरी ही बेटी हो। मौसी का झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं गुस्से में उन्हें वही स्टोर रूम में छोड़कर वापस अपने कमरे में आ गई और गाड़ी की चाबी लेकर तुरंत ही घर से बाहर निकल गई। मैं अपनी माँ की समाधि पर पहुंची तो वहां मैं बहुत रोई। मुझे आज समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं। सभी रिश्तों पर मेरा भरोसा उठ चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मैं दुनिया में अकेली हो चुकी हूँ। मैंने माँ से चिल्ला चिल्ला कर कहा कि आप जब इस दुनिया से गई तो मुझे भी अपने साथ लेकर क्यों नहीं चली गई, मुझे क्यों छोड़कर गई? काफी देर अपने दर्द को माँ से बयां करने के बाद मैं वापस अपने घर लौट आई। मैंने सोच लिया कि मौसी मुझे मेरे पापा से और मेरे पति से अलग करना चाहती हैं, बस इसीलिए वह इस तरह की साजिश रच रही हैं। लेकिन अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी। कल सुबह ही मैं पापा को मौसी की सारी सच्चाई बता दूंगी कि वह किस तरह से मुझे उनके खिलाफ भड़का रही हैं और उनका भी इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि वह इस पूरी जायदाद पर कब्जा कर सके। राहुल उस दिन ऑफिस के किसी काम से बाहर गए हुए थे, इसीलिए मैं उस दिन अकेली ही थी, तो मुझे काफी देर से नींद ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी सुबह हो जाए और मैं सब कुछ जाकर अपने पापा को बता दूं और मौसी को धक्के देकर इस घर से निकलवा दूं। कोई इंसान इतना लालची कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। यही सब सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। अभी मैं गहरी नींद में सो ही रही थी कि तभी मुझे अचानक से ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा बहुत ही धीरे से खोला। मैं चुपचाप सोने का नाटक करती रही और अचानक से गोलियों की तेज आवाज मेरे कमरे में गूंज गई। वह जो भी शख्स मेरे कमरे में आया था उसने एक के बाद एक मुझ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे मेरे पूरे बिस्तर के परखच्चे उड़ चुके थे। जब उसने सारी पिस्तौल की गोलियां मेरे सीने में उतार दी तो उसने चैन की सांस ली। अपने माथे का पसीना पोंछने के बाद उसने ये तसल्ली करने के लिए कि मैं अब पूरी तरह से मर चुकी हूँ, कमरे की लाइट को जलाया। लेकिन लाइट को जलाते ही जब उसने बिस्तर पर नजर डाली तो उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि उसे कहीं पर भी खून का एक भी छींटा नजर नहीं आ रहा था, जिससे वह हैरान रह गया कि आखिर इतनी गोलियां लगने के बाद भी ये सब कैसे हो गया। तभी पर्दे के पीछे छुपे हुए सभी पुलिस वाले बाहर निकल आए और उन्होंने उस शख्स को रंगे हाथों कसकर दबोच लिया।
उस इंसान के होश उड़ चुके थे। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि वह पकड़ा जा चुका है। इसके बाद मैं खुद अपने कपड़ों की अलमारी से बाहर निकल कर आई और जब उसने मुझे जिंदा पाया तो एक बार फिर से उसके ऊपर बिजली गिरी। उस वक्त न सिर्फ वह हैरान था बल्कि मैं खुद भी दंग रह चुकी थी, क्योंकि मुझ पर गोली चलाने वाला शख्स और कोई नहीं, मेरे पिता ही थे। मैंने रो रो कर उनसे कहा कि आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस पर वह कहने लगे कि अंजलि, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आया था बेटा। मुझे तो तुम्हारे कमरे में कोई आता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगा कि कोई तुम पर हमला करने वाला है। मैं तो बस तुम्हें बचाने के लिए आया था। मैंने कहा बस करिए, आखिर आप कितना झूठ बोलेंगे। इतने सालों से आपका एक के बाद एक झूठ मैं बर्दाश्त करती चली जा रही हूँ। इससे पहले कि मेरे पिता मुझे और कुछ कहते कि तभी मौसी भी कमरे में आ गई और उन्होंने कहा कि मैं अंजलि को सब कुछ पहले ही बता चुकी हूँ। ये सुनकर मेरे पिता की आंखें पत्थर की तरह जम चुकी थी। इसके बाद मैंने अपने सौतेले पिता से कहा कि हाँ, मौसी ने मुझे सब कुछ बता दिया था, लेकिन उस वक्त मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। इतने सालों से आप मेरे अच्छे पिता बनने का नाटक करते आए, लेकिन आज जब आप मुझे मारने के लिए इस गन को खरीद रहे थे तब मुझे मौसी ने वह सब कुछ दिखाया, लेकिन फिर भी मैंने यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि हो सकता है आपको इस गन की जरूरत किसी और काम के लिए पड़ी हो, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ये छोटा सा नाटक करके देख लूं। कम से कम उससे ये साबित तो हो जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। और अच्छा ही हुआ जो मैंने मौसी की उस बात को मान लिया, क्योंकि अगर मैं यकीन ना करती तो आज मैं जिंदा ना होती। मैंने तुरंत ही आगे बढ़कर अपने सौतेले पिता के गिरेबान को पकड़ लिया। मैंने कहा कि तुम्हारे जैसे लालची इंसान को पिता कहते हुए मुझे शर्म आती है। तुमने मेरे पिता और मेरी माँ की जान ले ली, मेरे सर से माँ बाप का साया छीन लिया। इसकी खातिर, सिर्फ इस दौलत की खातिर। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा बचपन एक अनाथ की तरह बीता और तुम जिसे मैं अपना पिता समझ रही थी, तुम तो मेरे माँ बाप के हत्यारे थे। उसी वक्त राहुल भी कमरे में आ जाता है और ऐसे दिखाने लगता है जैसे वह इस सबसे अनजान था। उसकी इस हरकत पर मैं उसके गाल पर खींचकर एक तमाचा मारती हूँ और उसकी पूरी सच्चाई उसके सामने खोल कर रख देती हूँ। इससे वह हैरान रह जाता है। मेरे सौतेले पिता भी इस बात पर दंग थे कि मुझे राहुल की सच्चाई आखिर कैसे पता चली। तो मौसी ने मेरे सौतेले पिता से कहा कि भले ही तुमने अपने इस प्लान के बारे में मुझे कुछ भी ना बताया हो, लेकिन एक दिन मैंने तुम्हें राहुल से बात करते हुए सुन लिया था और उसी दिन मुझे पता चला था कि राहुल भी तुम्हारी इस चाल का एक हिस्सा है। इसके बाद पुलिस मेरे सौतेले पिता, नाना और राहुल को पकड़ कर ले गई। मेरे जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं भी अपने माँ बाप के साथ ही इस दुनिया से चली जाती। इस सब के बाद मेरी हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी और मैंने जैसे ही खुद को खत्म करने के लिए कदम उठाया तभी मौसी ने आकर मेरा हाथ रोक लिया। मैंने मौसी से कहा कि आप मुझे मर जाने दीजिए, क्योंकि मैं अब जीना नहीं चाहती। अब मेरे जीवन में कोई भी नहीं बचा, यहाँ तक कि मैं जिससे प्यार करती थी वह भी धोखेबाज निकला। इस पर मौसी ने कहा कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी नहीं है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ और तुम्हारी माँ है। उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहना क्या चाह रही है। इस पर मौसी ने कहा, हाँ अंजलि, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है। दरअसल उस एक्सीडेंट में इन लोगों ने सिर्फ ये नाटक करके दिखाया था कि तुम्हारी माँ मर गई है, पर असल में तुम्हारी माँ मरी नहीं थी, बल्कि इन लोगों ने उसे पागल खाने में बंद करवा दिया था, ताकि अगर भविष्य में कभी ऐसी कोई जरूरत आन पड़े जिसमें उन्हें तुम्हें जायदाद की खातिर ब्लैकमेल करना पड़े तो ये लोग तुम्हारी माँ का भी इस्तेमाल कर सके। बस इसीलिए इन्होंने तुम्हारी माँ को जिंदा रखा। मौसी के मुंह से ये बात सुनकर मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मैं और मौसी उसी वक्त तुरंत ही पागल खाने गए और जब मैंने खुद अपनी आंखों से अपनी माँ को जिंदा देखा तो कुछ पल के लिए मैं अपने सारे गमों को भूल चुकी थी। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज करने के बाद मैं अपनी माँ को वापस अपने घर ले आई और मैंने उनका अच्छे से अच्छा इलाज करवाना शुरू करवा दिया था। इधर मैंने अपनी कंपनी की सारी जिम्मेदारियां भी खुद ही उठा ली थी, जिसके बाद मुझे पता चला कि मेरे सौतेले पिता ने न जाने कितने करोड़ का घपला कर रखा था, जिससे हमारी कंपनी घाटे में चली गई थी। और शायद इसी वजह से मेरे पिता ने कभी भी मुझे ऑफिस नहीं आने दिया, क्योंकि अगर मैं रेगुलर ऑफिस आती तो मुझे उनकी सारी अयासियों के बारे में पता चल जाता जो वह मेरे नाना के पैसों से कर रहे थे। आज इस बात को 3 साल बीत चुके हैं और मैं अपनी कंपनी को एक ऊंचे पायदान पर लेकर आ गई हूँ। मेरी माँ पहले से काफी हद तक बेहतर हो गई है, लेकिन जो कुछ भी उनके अतीत में उन पर बीता है उसके निशान आज भी उनके चेहरे पर दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे मैं वह सब कभी नहीं भूल सकती। मौसी ने मुझसे कई बार कहा कि अब वह यहाँ से चली जाना चाहती हैं, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया, क्योंकि मेरे जीवन में वैसे ही मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। और आज अगर मैं जिंदा हूँ और मेरी माँ मुझे वापस मिली है तो वह सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से ही। दोस्तों, आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हो चुके हैं जो पैसे के लालच में अंधे होकर इंसानियत को पूरी तरह से भूल चुके हैं, लेकिन बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। इसीलिए हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी की जिंदगी खराब